केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर इतने ज़्यादा इसमें से एमसीक्यू तो नहीं आते हैं, ना तो बोर्ड एग्जाम में भी ज़्यादा पूछते हैं, तो क्यों रखा है ये चैप्टर केमिस्ट्री में? भैया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, मतलब एनवायरमेंट को बचाना तो ज़रूरी है ना। सो अवेयरनेस के लिए चैप्टर है, मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है। फिर भी अगर कभी एमसीक्यू पूछ लिया तो चैप्टर बहुत इजी है। सो याद रखो, सबसे पहले मैंने आपको एनवायरमेंट का क्लासिफिकेशन दिया है जो तो आपको पता ही होगा। कैसे क्लासिफाई करते हैं एनवायरमेंट को? एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में। अभी एटमॉस्फेयर मतलब आपको पता है, आपके आसपास जो एयर है वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पे भी आपको वाटर दिखे, आप बोलोगे सर पॉट में भी होता है ना वाटर, हम बात करते हैं ओशन, लेक, रिवर, ठीक है। अभी इसके अलावा वेल में भी होता है, अंडरग्राउंड भी होता है, ठीक है। तो ये सब है एक्वियस एनवेलप। तो ये एक्वियस एनवेलप जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर क्या है? आप स्पेलिंग मिस्टेक देख लो बस। अभी लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड रॉकी पोर्शन। जितना भी सॉलिड पोर्शन आपको दिखेगा जिस पे आप खड़े हो, अब बोलोगे सर हम तो टेरेस पे खड़े हैं, तो वो बिल्डिंग कहाँ बिल्ड किया है? अर्थ पे। तो जो अर्थ क्रस्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। को पता है, ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब उसके बाद आता है बायोस्फीयर। सो बहुत सारे बुक में आप देखोगे तो 4 दिखाते हैं क्लासिफिकेशन में से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर। भाई बायोस्फीयर सब जगह होता है ना। एयर में देखो आप कितने सारे बर्ड्स उड़ते रहते हैं। फिर पानी के अंदर आपको पता है कितनी सारी फिश है, एक्वाटिक एनिमल्स है। उसके बाद लिथोस्फीयर पे हम सब है ना, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। सो जितना भी बायोलॉजिकल एनवेलप है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स आ जाएंगे, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, सब कुछ उसमें आएगा। तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एनवेलप, दैट इज ए बायोस्फीयर। सो वो तीनों जगह पे है। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और लिविंग बीइंग्स मिलके बनता है बायोस्फीयर। अब ज्यादा क्लासिफिकेशन हमें देखना है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी देखो लेयर्स होते हैं। जो सबसे नीचे लेयर है, मतलब जहाँ पे हम है ना, हम जो एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। वाटर वेपर जो कन्वर्ट होता है, वाटर है ना, ओशन में से, रिवर में से जो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, वो भी ट्रोपोस्फियर में होता है। और जितना भी मतलब हम एयर पोल्यूशन करते हैं वो सब कुछ ट्रोपोस्फियर में होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से थोड़ा ऊपर है ना, और मेसोस्फियर से नीचे, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें होता है ओजोन लेयर। पता है आपका उसका यूज, है ना, वो क्या करता है? यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, कैसे यूज करते? रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, है ना, इतने सारा हम मतलब उसको मारने लगे हैं। मेसोस्फीयर क्या है? वो है कोल्डेस्ट रीजन। जितने भी ये लेयर्स है उसमें मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट रीजन है, वहाँ टेम्परेचर -2 to -92 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोस्फीयर सबसे हॉटेस्ट रीजन है, जो इससे ऊपर है। तो वो हॉटेस्ट रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो ये है थर्मोस्फीयर। और उससे ऊपर है एक्सोस्फीयर, जहाँ पे आपको आयोनिक सब्सटेंसेस दिखेंगे, जैसे O2, H2, हीलियम, ये सब आयोनिक स्पीसीज में वहाँ अवेलेबल है। वो लास्ट रीजन है, अपर मोस्ट रीजन। उसके बाद आएगा स्पेस, है ना, वेयर नो लाइफ एग्जिस्ट। सो याद रखो, इतना सिंपल है क्लासिफिकेशन। अब हम 1 by 1 देखेंगे कि कैसे हमने इन सबको परेशान किया है। एनवायरमेंट ने हमको दिया क्या, एनवायरमेंट को हमने दिया क्या? तो दोस्तों एनवायरमेंट ने तो हमको बहुत सारा दिया, लेकिन हमने सिर्फ पॉल्यूशन दिया है ना। तो हम बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की। क्या होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? किसी भी कंटामिनेशन को हम कहते हैं पॉल्यूशन, जो कंटामिनेशन हार्मफुल होगा, ठीक है। तो कंटामिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। अब वो एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है,
या तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो उसके हम टाइप्स अगर लिखना चाहे तो दो तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं, नेचुरल या मैन मेड। अब नेचुरल पोल्यूशन मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट फायर लगती है तो एयर पोल्यूशन होगा, या तो रिलीज ऑफ मीथेन गैस, है ना, मतलब पैडी फील्ड होगी या जो कैटल्स है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी हम भी कर देते हैं, तो वो नेचुरल पॉल्यूटेंट है। तो नेचुरल पॉल्यूशन हुआ ही। और अगर मैनमेड पॉल्यूशन की बात करें तो हम फ्यूल जलाते हैं। अब आप बोलोगे सर हम कहाँ जलाने जाते हैं, तो बाइक यूज करते हो, कार यूज करते हो, या तो स्कूल बस में आते हो ना, तो फ्यूल का बर्निंग हुआ, दैट इज क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन। फिर डिफॉरेस्टेशन, हम जितना मतलब ट्रीज कट करते जाएंगे उतना CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, तो ऐसे पॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फिर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो उसका जो एफ्लुएंट है रिवर में जाएगा, एयर वाटर पॉल्यूशन होगा। एटमॉस्फेयर में गया अगर गैसेस, हार्मफुल गैसेस, पॉइजनियस गैसेस, तो एयर पॉल्यूशन हुआ। फिर है पेस्टिसाइड्स, तो इससे होता है सॉइल पॉल्यूशन। सो मतलब हमने सब तरह के पॉल्यूशन कर दिए। तो ये है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, नेचुरल और मैनमेड। अब ये पॉल्यूशन होता किससे है, पॉल्यूटेंट से। तो पॉल्यूटेंट क्या है, एनी सब्सटेंस विच कॉज एडवर्स इफेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट। अगर हमने प्लास्टिक डाला सॉइल के अंदर और उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हुआ तो प्लास्टिक भी पॉल्यूटेंट है, पेस्टिसाइड पॉल्यूटेंट है, फर्टिलाइजर भी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि उससे सॉइल को एडवर्स इफेक्ट होता है। अब आगे देखते हैं ये पॉल्यूटेंट को कैसे क्लासिफाई करें। तो 3 मेथड है, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब कितना इजीली डिग्रेड होगा। अगर कोई सब्सटेंस इजीली डिग्रेड होता है, ठीक है, सॉइल में मिक्स हो जाता है थोरली, तो उसको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी जैसे वेजिटेबल पील्स है, ठीक है, एनिमल फेसेस है, तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो स्टोर होता नहीं है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, दे अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना, क्यों, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता। तो डिग्रेड नहीं होगा तो 1 by 1 जो लेवल होते हैं ट्रॉपिक लेवल, उसमें उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जैसे पेस्टिसाइड्स है तो एनिमल्स जब खाते हैं वीड्स या प्लांट तो उसके अंदर गया, अब वो एनिमल सपोज मरते हैं या उसको अगर कोई ह्यूमंस खाते हैं तो ह्यूमंस के अंदर वो आएगा, या तो उसका मिल्क अगर ह्यूमंस पीते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी वो आ गया। तो ऐसे ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसका कंसंट्रेशन, ये पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये जो पॉल्यूटेंट है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सिर्फ वेस्ट है, मतलब उससे कोई डायरेक्टली मरता नहीं है, और दूसरा जो पॉइजन है उससे कोई मर भी सकता है। पहला बताया उसने तो ग्लास, प्लास्टिक, फिनॉल, ये एग्जांपल्स, और दूसरे में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मर्क्यूरी के सॉल्ट, Hg मतलब मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के जितने भी सॉल्ट है वो पॉइजन है, तो वो अगर सॉइल में होंगे और कोई एनिमल अगर उसको खा लेगा तो मर सकता है। फिर पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये सब पॉइजन्स हैं। तो इस तरह से हम 2 तरह डिग्रेडेशन हम इस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम उसको कहते हैं जो सेम रहेगा, हमने जैसे ऐड किया है सॉइल में वैसा ही रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे DDT, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सॉइल में वैसे ही रहेंगे जैसे हमने ऐड किए हैं। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया पॉल्यूटेंट बनाएंगे। सो डिफरेंट फॉर्म होगा, हमने जो ऐड किया उससे डिफरेंट फॉर्म बन जाएगा। उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो HNO3, H2SO4, पान, मतलब हम खाते हैं वो पान नहीं है, है ना, ये पॉलीमर है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तो उसको मैंने सॉल्ट में लिखा है पान। फिर ओजोन, अभी एटमॉस्फेयर में होता है, बट ये रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ, कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में
प्राइमरी पॉल्यूटेंट अगर रिएक्ट होते हैं और नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस कि वो कैसे प्रोड्यूस हुए। अब देखते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि नेचुरली भी वो पॉल्यूटेंट होगा एटमॉस्फेयर में और हम भी ऐड करेंगे। देखो, नेचुरली प्रेजेंट एंड ऑल्सो एडेड बाय मैन, मतलब नेचर में नेचुरली भी वो पॉल्यूटेंट है और हमने भी ऐड किया, लेकिन वो पॉल्यूटेंट कब बनेगा? जब उसका कंसंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाएगा, तब वो हार्मफुल होगा, तब उसको हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। एग्जाम्पल CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दीज आर क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। लेकिन क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? जो नेचर में पहले नहीं थे, हमने ऐड किए, है ना, हमारी जो एक्टिविटीज है उससे वो ऐड हुए नेचर में। उसमें एग्जांपल्स है पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स। ये पहले से तो नहीं थे, हमने ऐड किए ना, हमारी एक्टिविटीज है। हमने जो फार्मिंग एक्टिविटी की तो वो एटमॉस्फेयर में आ गए, सॉइल में मिक्स हो गए, पानी में गए बाद में, तो इस तरह से वो हुए क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट आप याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी इसमें से कोई एमसीक्यू पूछ लिया तो आपका तो मतलब जैकपॉट है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन मेनली दो तरह के पॉल्यूटेंट से होता है, एयर पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट में मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर H2S और हाइड्रोकार्बन, ये मेन एयर पॉल्यूटेंट है। और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में आते हैं डस्ट, फॉग, मिस्ट, स्मोक, ये सारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर पॉल्यूटेंट, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैसे फॉर्म होता है? तो जब भी अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा किसी भी फ्यूल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। इवन अगर वुड का भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। जो आप देखो, इसकी वजह से हेडेक, विजुअल डिफिकल्टी हो सकती है, या कोई पर्सन कोमा में जा सकता है, या फिर फुल स्टॉप भी लग सकता है, मतलब उसका डेथ भी हो सकता है अगर ब्लड में कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होता है। इसका रीजन ये है कि जब ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर देता है। क्या रीजन है इसका? तो स्टेबिलिटी आप देखो तो 300 टाइम्स ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबिलिटी 300 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये वेरी करता है, कुछ रेफरेंस बुक में आप देखोगे तो वहां 200 टाइम्स लिखा होगा। याद इतना रखो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और वो ब्लड का जो फ्लो है उसको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन का डेथ भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी किसी फ्यूल का अगर कंप्लीट कंबशन होता है या तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है। इसके वैसे तो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बट अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में तो इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके जो परसेंटेज है बहुत कम है वैसे तो, बट अगर उसमें थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। वो होता है पेट्रोल के कंबशन से प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब क्या, पेट्रोल का अगर कंबशन होता है तो SO2 प्रोड्यूस होगा। पेट्रोल रिफाइनिंग में, स्मेल्टिंग की प्रोसेस में भी SO2 प्रोड्यूस होता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट में अगर देखो तो ट्रीज के लिए वो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि उसको क्लोरोसिस हो जाता है। अब क्लोरोसिस क्या है? ट्रीज के जो ग्रीन लीव्स है उसका ग्रीन कलर चला जाता है, इसीलिए उसको नाम दिया क्लोरोसिस। और ड्वार्फिंग भी इसी की वजह से होता है। प्लांट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, मतलब ज्यादा बड़े नहीं हो पाते, तो उसका रीजन ये है सल्फर डाइऑक्साइड। और कहीं कभी आपने देखा होगा जो बर्ड्स है, फ्लावरिंग बर्ड्स, वो एकदम मतलब ड्राई होके गिर जाते हैं, तो उसका रीजन भी ये है। स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आप देखो तो एसिड रेन, वो मैं आपको समझाऊंगा एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन का रीजन भी सल्फर डाइऑक्साइड है। वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है रेन के साथ, अब क्या होता है? इट कॉज एसिड, इट प्रोड्यूसेस एसिड एंड इट इज हार्मफुल टू सो मेनी मॉन्यूमेंट्स, है ना, फिर क्रॉप्स, टू आवर स्किन आल्सो इट इज हार्मफुल।
तो ये याद रखें। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीजेस है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड से होते हैं, जिसमें देखो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, जितने भी आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीजेस याद है वो यहाँ लिख दो। कोरोना नहीं लिखना है, वो वायरस से होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता है अभी। ओके, इट कॉज इरिटेशन टू आईज। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो आइज इरिटेशन होगा, इवन रेडनेस भी हो जाएगी आइज में। तो ये होता है हार्मफुल इफेक्ट, याद रखो। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 एंड NO। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, इसके कंबशन से, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, टोबैको स्मोक जो है उससे भी प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर फ्लाइंग जेट, जेट बेचारा ऐसे खड़ा है तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, फ्लाइंग जेट है या तो रॉकेट है तो उससे प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद देखो उसके हार्मफुल इफेक्ट में क्लोरोसिस, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो निकल जाता है। इट डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डेप्लेशन में CFC की तरह NO2 NO इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिप्लेशन करता है ओजोन लेयर को। फिर है क्रॉनिक लंग कंडीशंस, ये भी होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से, जिससे इंसान मर भी सकता है। तो लंग्स रिलेटेड क्रॉनिक डिसीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड से होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको प्रिपरेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फ्यूल के कंबशन से जनरली ये तीनों ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। जो भी मैंने आपको यहाँ ऑक्साइड्स कराए, कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के, इसके हार्मफुल इफेक्ट लर्न करो। अगर कभी MCQ पूछ लिया स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड कॉज बाय, तो क्या लिखोगे? सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, उसी तरह अगर पूछ लिया क्लोरोसिस कॉज बाय, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आप सल्फर डाइऑक्साइड लिखोगे। सल्फर डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो वो भी टिक कर सकते हो। दोनों नहीं होगा, अगर दोनों है तो ऐसा भी ऑप्शन होगा A and B बोथ। सो देखो हम ऐसा मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इसमें से MCQ नहीं आएंगे, हमें तो हर एक की प्रिपरेशन करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे आपको नहीं पढ़ाना क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो। ग्रीन हाउस गैस क्या है कि जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, वो सनलाइट को एस्केप नहीं होने देता, एनर्जी को एस्केप नहीं होने देता, तो ऐसे गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो सिर्फ उसके एग्जाम्पल याद रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC, वाटर वेपर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। वो क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं, तो जो हीट आती है सनलाइट के फॉर्म में उसको एस्केप नहीं होने देंगे तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें से कौन से गैसेस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, तो उसमें आंसर आएगा CFC। अब ये नीचे जो वैल्यू लिखी है वो विथ रिस्पेक्ट टू CO2 है। हमने CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ले लिया 1, तो मीथेन गैस CO2 की कंपेयर में 21 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो इस तरह से आप देखो अगर तो CFC सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। मतलब हम जो AC और रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वो हमारे घर को ठंडा रखते हैं, रेफ्रिजरेटर घर को ठंडा रखे और फ्रिज हम जो AC घर को ठंडा रखे और फ्रिज क्या करता है, हमने अंदर जो चीजें रखी है उसको ठंडा करे, लेकिन उसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा अर्थ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पूरे अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो CFC का सबसे ज्यादा है। बहुत खतरनाक है, मतलब उसका रिप्लेसमेंट हम खुश हो गए, मतलब HFC रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया हमने HFC। अब इससे है ना ओजोन लेयर डेप्लेशन नहीं होगा, बोले इससे ओजोन लेयर डेप्लेट होता था तो हमने रिप्लेसमेंट लाए HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। भाई अब इससे है ना ओजोन लेयर डेप्लेट नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो होगा, ग्लोबल वार्मिंग तो अब भी होगा, देखो। सो दीज आर डेंजरस गैसेस, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑर्डर याद रख लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। अगर यहाँ से कोई MCQ पूछा तो आपको ऐसे मतलब दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ CFC सबसे ज्यादा था, फिर HFC था, फिर NO2, फिर SO2, फिर CO2। तो ये ऑर्डर आपको इस तरह याद रखना है।
अब देखते हैं एसिड रेन क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है। सो इसको हम कहते हैं एसिड रेन। मतलब रेन हैज वाटर एंड ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट रिएक्ट विद दिस एसिडिक गैस CO2 SO2 NO2 एंड प्रोड्यूसेस एसिड। तो जो रेन होगा वो एसिड रेन कहलाएगा। जो क्रॉप के लिए हार्मफुल है, मॉन्यूमेंट्स के लिए हार्मफुल है और हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल है क्योंकि एसिड है वो। सो लर्न करो आप ये पॉल्यूटेंट्स। तो अब हम देखते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। उसमें सबसे पहले आएगा स्मोक। स्मोक क्या होता है? वो है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। कब प्रोड्यूस होता है ये? जब अगर हम ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन करते हैं तो तब जनरली जो धुआं बनता है उसको हम स्मोक कहते हैं। उसके एग्जांपल्स में देखो, सिगरेट स्मोक, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ड्राई लीव्स, ऑयल। इसको अगर हम बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग प्रोसेस से स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो ये तो सिंपल पॉल्यूटेंट हुआ। दूसरा देखते हैं डस्ट। अब नाम तो आपको पता है डस्ट, लेकिन इसमें होता क्या है? उसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, तो उसको हम डस्ट कहते हैं। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो वो प्रोड्यूस होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग प्रोसेसेस में। अगर आप कुछ चीज़ें क्रश करते हो या ग्राइंडिंग करते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो वीट, है ना, वीट को ग्राइंड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा डस्ट प्रोड्यूस होता है। या अगर वुड को अगर हम कट करते हैं, सो वुड का जो प्रोसेस है, वुड वर्क, उसमें जो सो डस्ट प्रोड्यूस होता है वो एक तरह का डस्ट है। फिर आप एग्जांपल ले सकते हो फ्लाई एश या फिर डस्ट स्टॉर्म, ये नेचुरल है। तो अब हम देखते हैं थर्ड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मिस्ट। यह है पार्टिकल ऑफ अ स्प्रे लिक्विड। मतलब किसी भी स्प्रे का जब एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है तो मिस्ट बनता है। तो कंडेंसेशन की वजह से जो भी वेपर है प्रेजेंट है एयर में, उसके कंडेंसेशन से मिस्ट बनता है। जैसे H2SO4 एसिड का वेपर अगर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में या HCl का वेपर प्रेजेंट है तो उसका कंडेंसेशन होने से मिस्ट बन जाता है। उसी तरह पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसका स्प्रे करते हैं जब हम फार्म पे, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होंगे एयर में, उसका जब कंडेंसेशन होता है तो मिस्ट बनता है। तो ये भी बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट है फ्यूम्स। अब फ्यूम्स कब बनते हैं? जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके जो वेपर बनते हैं ना, उसको कहते हैं फ्यूम्स। जनरली उसका कंडेंसेशन होने से ये फ्यूम्स बनते हैं। सो कंडेंसेशन ऑफ वेपर ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग फॉर्म्स फ्यूम्स। ये जो फ्यूम्स है वो जनरली कैसे बनेंगे? प्रोसेस तो हमने लिख दी है, बॉइलिंग से, डिस्टिलेशन से या सब्लिमेशन से। लेकिन किस सब्सटेंस का बॉइलिंग करने से या सब्लिमेशन करने से? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मेटल या मेटेलिक ऑक्साइड्स का जब हम हीटिंग करते हैं, उसको जब बॉइलिंग करते हैं तो इस तरह के फ्यूम्स बन सकते हैं। अब मैंने कहा कि ये सब कुछ जितना भी है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, स्मोक है, डस्ट है, इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है हमको। लेकिन कब होगा? ये कब हार्मफुल है? अगर उसका डायमीटर 5 माइक्रोन या 1 माइक्रोन के आसपास है। अगर 5 माइक्रोन है या उसके आसपास है तो वो हमारे नोज में, ठीक है, यहाँ नोस्ट्रिल जो है वहाँ पे चिपक जाएगा वो, तो नेजल पैसेज में आगे नहीं जा पाएगा। सो वहाँ पे चिपक जाएगा और उसकी वजह से हमें खांसी आने लगेगी। तो ऐसे वहाँ से तो आगे नहीं जा पाया, तो इतना हार्मफुल तो नहीं है, 5 माइक्रोन तक ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर 1 माइक्रोन या उससे कम है तो वो पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंच सकते हैं और लंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब जो भी हमने पार्टिकल यहाँ देखे, डस्ट, मिस्ट, है ना, स्मोक, ये सब से लंग रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं स्मोक। तो स्मोक होता है, स्मोक और फोग दोनों का कॉम्बिनेशन। स्मोक आपको पता है मैन मेड है ना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, व्हीकल्स है, उसमें से स्मोक बनता है। और फॉग तो नेचुरली अकरिंग है, अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा स्मोक रोड पे। तो ये फॉग जब
इंडस्ट्रियल स्मोक से रिएक्ट करता है तो बन जाता है स्मोक। ऐसा स्मोक सबसे पहले बना था लंदन में। रीजन पता है आपको? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले लंदन में हुआ, तो लंदन में सबसे पहला स्मोक बना था क्लासिकल स्मोक, इसीलिए उसको नाम दिया लंदन स्मोक, क्योंकि सबसे पहले वहां बना था ये। कहाँ बनेगा? बोले लंदन में बनेगा, लेकिन जहाँ कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। जिस भी कंट्री में कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पे इस तरह का क्लासिकल स्मोक बन सकता है। जिसके बारे में और अगर कहो तो ये मिक्सचर है स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का। देखो क्लासिकल स्मोक है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, और फोटोकेमिकल स्मोक है तो आपके दिमाग में आना चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों का ऑक्साइड अलग है। देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसको हम क्लासिकल स्मोक कहेंगे, जो रिड्यूसिंग स्मोक है, ये भी याद रखो। तो आपको स्मोक के लिए 3 पॉइंट याद रखने हैं, और उसका हार्मफुल इफेक्ट है ब्रोंकियल इरिटेशन। तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ ना, ब्रोंकियल इरिटेशन होता है, इससे मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। अभी है फोटोकेमिकल स्मोक, जो सबसे पहले हुआ था लॉस एंजलिस में, इसलिए इसका नाम क्या है? लॉस एंजलिस स्मोक। अब ये कहाँ होगा? इससे अपोजिट ले लो, कूल की जगह लिख दो ड्राई, ह्यूमिड की जगह लिख दो वार्म एंड सनी क्लाइमेट। तो जो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट है वहां पे ये होगा, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये स्मोक जहाँ पे होता है वो ब्राउन कलर का बनेगा। फोटोकेमिकल स्मोक ब्राउन कलर का हो जाता है, उसका रीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, O3 मतलब ओजोन, फॉर्माल्डिहाइड, एक्रोलीन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN। बट ये पॉलीएथिलीनाइट्राइड नहीं है, क्या है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इतने सारे कंपाउंड बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस बनेंगे जब ये फोटोकेमिकल स्मोक सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा, और ये इससे अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। तो डिफरेंस भी आपको देखो पता चल जाएगा, ये कूल और ह्यूमिड में होता है, ये ड्राई और वार्म क्लाइमेट में होता है। ये रिड्यूसिंग स्मोक है और ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट देखो तो इरिटेशन यहाँ होती है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ इरिटेशन आईज में, नोज में, लंग्स में, सब जगह होती है। और दूसरा सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है एस्थमेटिक अटैक आ सकता है और प्लांट को भी डैमेज करता है। तो याद रखो स्मोक और दूसरे जो भी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है वो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। उसमें हमें देखना है ओजोन लेयर डेप्रेशन, क्योंकि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है और CFC की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से ये ओजोन लेयर में डेप्रेशन होता है। तो वो कैसे होता है आइए देखिए। सबसे पहले तो सनलाइट कि जिसमें अल्ट्रावायोलेट रे है, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन का होमोलाइटिक फिशन होता है, तो ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं। वो ऑक्सीजन एटम्स बहुत ही अनस्टेबल है, तो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब ये ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन, और हमें मिलेगा रेडिकल, जिसमें से ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसका डेप्रेशन होता है। तो इस तरह क्लोरीन रेडिकल कन्वर्ट होता है ClO में और ओजोन में से ऑक्सीजन मिला। अब ओजोन में प्रॉपर्टी है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने का, जिसकी वजह से अल्ट्रावायोलेट रेज अर्थ पे नहीं आते, तो ओजोन कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन गैस में। सो अब ओजोन लेयर में उतना ओजोन कम हो गया, उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डेप्रेशन। अब ये ClO रेडिकल यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, और वापस Cl रेडिकल बनता है। तो इस तरह ये चेन प्रोसेस है, क्लोरीन रेडिकल बार बार प्रोड्यूस होगा और ओजोन को डेप्लेट करेगा। इस तरह से CFC का एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल का डिप्लेशन कर सकता है, इतना उसमें एफिशिएंसी है। अब हम देखते हैं कि पोल पे किस तरह से ओजोन डिप्लेशन होता है। वहां पे गैसियस ट्रांसफर की वजह से
NO2 मीथेन ये गैसेस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं वहाँ, और वहाँ जो रेडिकल प्रोड्यूस हुए ये वाले Cl रेडिकल, ClO रेडिकल, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीथेन उसके साथ रिएक्ट करते हैं, सो वो रेडिकल यूज हो गए, इसीलिए उसको कहते हैं नेचुरल सिंक। दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल सिंक, मतलब वो रेडिकल को यूज कर लेते हैं, तो ओजोन के साथ रिएक्शन इसका डायरेक्टली नहीं होने देंगे, लेकिन उससे खुश नहीं होना है, क्योंकि ये कंपाउंड फिर से वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है और HOCl बनाएगा। ठीक है, HOCl को क्या कहोगे आप? हाइपोक्लोरस एसिड, या तो वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा ये, और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। अब ये HOCl या क्लोरीन गैस वापस देखो आप सनलाइट की प्रेजेंस में हम होमोलाइटिक फिशन करेंगे, तो फिर से Cl रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये HOCl या Cl2 में से वापस Cl रेडिकल मिला, तो वो Cl रेडिकल फिर से ओजोन का डिप्लेशन करेगा, तो चेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो Cl रेडिकल का जो प्रोसेस है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, वो एक चेन प्रोसेस है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते इजीली, और इसीलिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल से CFC के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल का डिप्लेशन हो जाता है। सो बहुत ही हार्मफुल है CFC ओजोन के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि देखो अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो क्या होगा उसका इफेक्ट? सबसे पहला लॉस ऑफ साइट, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रे है अगर अर्थ पे आते हैं और हमारे आइज के कांटेक्ट में आते हैं तो कॉर्निया को डैमेज करते हैं और हमारे लेंस को भी डैमेज करते हैं। सेकेंड है इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ना, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, तो दूसरे डिसीजेस हो सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन को डैमेज करेंगे, और स्किन सेल डैमेज होते हैं तो वो दूसरे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, उसी को तो कहते हैं कैंसर। ठीक है, सो याद रखो CFC इज वेरी हार्मफुल, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स लर्न करो। तो एयर पॉल्यूशन तो हमने बहुत कर लिया, अब थोड़ा वाटर पॉल्यूशन करते हैं। किस तरह से? डोमेस्टिक वेस्ट से हम वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट रिवर में डालते हैं, कभी ऑयल अगर ओशन में या रिवर में कभी स्पिल हो गया तो ऑयल स्पिल की वजह से, कभी एटॉमिक एक्सप्लोजन हम पानी के अंदर करते हैं तो रेडियो न्यूक्लियर वेस्ट उसके अंदर डालते हैं, फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर रिवर में है, वाटर में है, तो वो भी एक पॉल्यूटेंट है। क्ले वो भी तो पॉल्यूटेंट है, उसको भी दूर तो करना पड़ेगा, उसके बाद हम पानी पी सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेस है वाटर पॉल्यूशन के, अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में से रीड करो, है ना, ये तो आपको आएगा। आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या करना है, BOD और COD। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जब रिवर में या किसी भी पानी में जो स्टैग्नेंट है उसमें जब बैक्टीरियाज माइक्रोब्स बहुत बढ़ने लगेंगे तो वो ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, तो एक्वाटिक एनिमल्स को, प्लांट को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो अगर ज़्यादा है तो उसको हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। तो इसका एक लिमिट है 5 ppm। अगर किसी पानी का BOD 5 ppm से कम है तो उसको हम क्लीन वाटर कहेंगे, लेकिन अगर BOD 17 ppm या 17 ppm से ज़्यादा है तो उसको हम हाईली पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। अब बात आती है COD, जिसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो जब अगर मिलते हैं रिवर में या किसी भी पानी में तो वो पानी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है, उसमें जो केमिकल है वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है उसके ऑक्सीडेशन में, तो उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका वैल्यू ऑलवेज BOD से ज़्यादा होता है। COD का वैल्यू किसी भी पानी में BOD से ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स है कुछ सॉल्ट के लिए कि ड्रिंकिंग वाटर में उससे ज़्यादा वो सॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ।
और उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो भी देखते हैं। तो जैसे फ्लोराइड, तो ड्रिंकिंग वाटर में 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो चलेगा, उससे ज्यादा अगर होगा, जैसे 2 ppm से ज्यादा है तो टीथ ब्राउन हो जाते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, हमारा जो इनेमल है वो डैमेज होने लगता है। फिर आता है अगर 10 ppm से ज्यादा है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट देखो बोन्स और टीथ पे होगा, तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कंसेंट्रेशन, 1 ppm से कम रखना है। अब देखो लीड, तो लीड 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन लिखा है, मतलब ऐसा नहीं सोचो इससे ज्यादा, इससे तो बहुत कम है, 50 पार्ट्स पर बिलियन लिखा है, ठीक है, तो इसका कंसेंट्रेशन तो बहुत कम होना चाहिए, 50 ppb तक हार्मफुल नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो किडनी को डैमेज करेगा, लिवर को डैमेज करेगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज करेगा, तो संभाल के रखो, पानी जो है 50 ppb से ज्यादा उसमें लीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में। सल्फेट की बात करें तो उसका अमाउंट 50 ppm 500 ppm से कम होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, लेक्सेटिव इफेक्ट करेगा, मतलब ज्यादा कुछ डेंजरस नहीं है, बार बार आपको विजिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी में सल्फेट का ppm 500 से कम होना चाहिए और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसके। नाइट्रेट की बात करें तो वो बहुत खतरनाक है, 50 ppm से कम रहना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा होगा अगर तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये रीड करने में थोड़ा इजी है ना इसलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, ठीक है, मतलब मिथेमोग्लोबिनेमिया, क्या नाम है, मिथेमोग्लोबिनेमिया, ये डिसीज होता है जिसकी वजह से बेबी ब्लू हो जाएगा, इसीलिए नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखो नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन 50 ppm या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब कुछ मेटल्स है उसका भी इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ है, वो अपर लिमिट से ज्यादा मेटल हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होना चाहिए, जिसमें कैडमियम, मैंगनीज, आयरन मैंने ऑर्डर में रखा है। कैडमियम सबसे कम होना चाहिए 0.005 ppm, मतलब ये मान लो कि वो पानी में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मैंगनीज 0.05 वो भी नहीं होना चाहिए। आयरन, एल्यूमिनियम 0.2 0.2 मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। दीज ऑल आर हार्मफुल, ये सब हार्मफुल है हमें। तो कौन होना चाहिए, कौन होंगे, कॉपर, जिंक 3 ppm 5 ppm दैट इज ओके। तो इतना तो है तो अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने के लिए भी ये अच्छे हैं कॉपर और जिंक, बट ये वाले मेटल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आयरन हमें वेजिटेबल्स में से मिल जाएगा, पानी में आयरन डाल के मत पियो, ठीक है, सो इट इज हार्मफुल। तो ये जो कंसेंट्रेशन है वो भी याद रखो। अब यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, मैंने आगे कहीं आपको नहीं कहा ना कि रट्टा मारो, लेकिन ये वैल्यूज को रट्टा मारो, ये वैल्यू में से एमसीक्यू आ सकता है ना, अपर लिमिट क्या है तो लर्न करो। तो बस बहुत सारा पॉल्यूशन कर लिया, अब एक लास्ट पॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। मतलब हम सॉइल को भी पॉल्यूट करके देते हैं, कैसे देखो, एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट, अब उसमें पेस्टिसाइड ले लो, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट है। बाद में डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी अगर सॉइल में मिक्स किया तो सॉइल पॉल्यूशन होगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, कहाँ पे होता है ये, रेडियो एक्टिव रिसर्च सेंटर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, तो वो लोग अपना वेस्ट क्या करते हैं, सॉइल में डंप करते हैं, अच्छे वाले कंटेनर में डालते हैं, बट उससे भी ये रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। फिर आता है सॉइल कंडीशनर, हेयर कंडीशनर तो बहुत यूज किया होगा। सॉइल कंडीशनर भी क्या करता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है, जिसमें ये वाले जो पॉइजनियस मेटल है, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूट होता है। उसके बाद देखो वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री, डेयरी, पिगरी फार्म्स, है ना, ये सारे फार्म पे से जो वेस्ट निकलता है वो भी कहाँ जाता है, सॉइल में डंप होता है, तो उससे भी सॉइल पॉल्यूट होता है। तो अब देखते हैं इसको कैसे रोक सकते हैं, मतलब कंट्रोल कैसे करें इसको। तो पहला जो एग्रीकल्चर में हमने फर्टिलाइजर यूज किया ना,
उसकी जगह मैन्यूर यूज करो, मतलब एनिमल डंग, है ना, सब काव बफेलो जो भी है ना सबको फार्म पे ले जाओ, उसको बोलो यहीं पे खाओ, यहीं पे जाओ। तो ये हो गया यूज ऑफ एनिमल डंग एज मैन्यूर। उसके बाद है यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। जैसे आप देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं तो वो प्लांट में जो रूट्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज करते हैं, कंसेंट्रेशन उसका इंक्रीज करते हैं, तो नेचुरल फर्टिलाइजर हुआ ये। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करता है, एज अ फर्टिलाइजर काम करता है, तो ये नेचुरल है, बायो फर्टिलाइजर है। बाद में जो सीवेज सिस्टम है ना, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वो उसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली करो तो उससे भी सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट है 3 R's, इसको हम 3R बोल सकते हैं ना, रिड्यूस, ऐसा लगे जो केमिकल हार्मफुल है तो उसका कम यूज करो, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो ऐसा कोई प्लास्टिक वेस्ट है, मतलब ऐसी चीजें हैं जिसको आप वापस यूज कर सकते हो तो फेंक मत दो, वापस यूज करो। अगर इसको रिसाइकल कर सकते हो तो रिसाइकल प्रॉपरली उसको करो। तो इस तरह से हम सॉइल पॉल्यूशन कम कर सकते हैं।